मैं महेंद्र सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स 9 जून की ओर। आप जब भी करंट अफेयर्स या कोई भी YouTube से क्लास लें तो हाथ में कलम और एक नोटबुक जरूर रखें। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आपको इसमें नहीं लिखा है उसे राइट डाउन करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? उत्तराखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, डी असम। तो इसे उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है। किसने घोषित कर दिया है? उत्तराखंड ने घोषित कर दिया है। ये गैरसैंण नामक स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली जिले में स्थित है और इसे भरारी सैण भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भरारी सैण से नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी की बात करें तो देहरादून है। कौन सी राजधानी है? देहरादून इसकी राजधानी है। मैप में आप इसका उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। जिन राज्यों के उच्च न्यायालय उनकी राजधानियों में नहीं स्थित हैं उनको फिर से आप रिपीट करिए। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, परंतु उनका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। मध्य प्रदेश का जबलपुर में, राजस्थान का जोधपुर में, असम का गुवाहाटी में, उत्तराखंड का नैनीताल में, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में। तो आप ऐसे राज्य जिनका उच्च न्यायालय उनकी राजधानी में स्थित नहीं है उनको याद रखिए। तो इसकी राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है। किसे घोषित किया है? गैरसैंण को घोषित कर दिया है इसने कि विधानसभा ने। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और इस प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश से सन 9 नवंबर 2000 में वो अलग करके भारत का 27वां राज्य बना था। जय उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, पर्वतीय हिस्सा काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई। अब इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप मैप में देख लीजिए, ये आपका उत्तराखंड रहा, ये आपका उत्तराखंड है और ये जो दिख रहा है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है और इसी के ऊपर हिस्से में पर्वतीय क्षेत्र था, उत्तराखंड है। इसकी वर्तमान राजधानी देहरादून है और यहाँ पर गैरसैंण को इसकी राजधानी घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण को इसकी राजधानी घोषित किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने हाल ही में युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, जो उत्तराखंड ने करंट में योजनाएं शुरू की हैं उन्हें याद कर लीजिए। स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार के लिए उत्तराखंड ने शुरू किया था। होप ऐप शुरू किया था। कोरोना पोर्टल दृष्टि शुरू किया था। 1100 दुर्लभ पौधों के संरक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाल ही में यहाँ पर चंबा सुरंग का उद्घाटन हुआ था जिसके तहत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 71 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ पर फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है, चमोली जिले में स्थित है। यहाँ का प्रसिद्ध आंदोलन चिपको आंदोलन था। कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध था? तो चिपको आंदोलन यहाँ का प्रसिद्ध आंदोलन था जो वृक्षों को काटे जाने से बचाने से संबंधित था, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी ने किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी ने किया था। एक ऐसा ही आंदोलन वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए कर्नाटक में 1983 या 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किसने किया था? पांडुरंग हेगड़े ने किया था। तो ये संबंधित बातें आप याद रखिए। नोट बुक जरूर हाथ में रखिए। कोई भी नया पॉइंट आपको मिले उसे तुरंत राइट डाउन करिए। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि कौन सा आंसर सही है, तो आप ध्यान से देखिए इन चारों ऑप्शनों को।
जो सही आंसर है उसे कैपिटल लेटर से लिखा गया है, बाकी जो आंसर नहीं है उन्हें स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है उसे राइट डाउन करिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज किसने शुरू किया है? भारत का पहला ऑनलाइन विनिमय केंद्र किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो अब आप जान ही गए होंगे कि कैपिटल लेटर वाला ही राइट आंसर होता है। तो इसको किसने शुरू किया है? हाल ही में इसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा? यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसे शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म 6R के सिद्धांत पर आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 6R का सिद्धांत क्या है? रीयूज, पुनः इसे यूज किया जाए, रिड्यूस, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर और रिफर्बिश नामक 6R के सिद्धांत पर इसे विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषियों ने इसे अलग किया था और इसका गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1953 को इसका गठन हुआ था। इसकी वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, परंतु जल्द ही अमरावती प्रस्तावित है, बन जाएगी। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2 जून 2014 को हुआ और एक नया राज्य इसमें तेलंगाना बना। तो ये भी आप याद रखिएगा, दोनों की अभी राजधानी हैदराबाद है, परंतु अमरावती इसकी राजधानी प्रस्तावित है। यहाँ के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? तो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आप नोट भी करते जाइएगा, जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिचंदन हैं। यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल नहीं है, यहाँ पर 2 सदनी है। 2 सदनी का मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों होंगी। विधानसभा की 175 सीटें तथा विधान परिषद की 58 सीटें हैं। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। यहाँ का सबसे बड़ा नगर, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मीनार, गोलकुंडा किला, तिरुपति मंदिर जहाँ हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति है, तिरुपति मंदिर स्थित है। यहाँ की प्रसिद्ध झील हुसैन सागर झील है और यह देश का एकमात्र राज्य है जहाँ 3 राजधानियां विकसित की जा रही हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देश का एकमात्र राज्य है जहां पर 3 राजधानियां विकसित की जा रही हैं। विधायी राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और उच्च न्यायालय न्यायिक राजधानी कुर्नूल को बनाया जा रहा है। कार्यपालिका के लिए विशाखापत्तनम, विधानसभा के लिए अमरावती, उच्च न्यायालय के लिए कुर्नूल। और इसकी अवधारणा इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ली है। कहां से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली है। वहां पर भी 3 राजधानियां दक्षिण अफ्रीका में हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो वो जैसा कि ये कैपिटल लेटर है तो यही इसका आंसर है। 168वीं रैंक भारत की रही इस बार। पिछली बार 2018 में भारत की रैंक 177वीं थी। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में जारी होती है, जिसे येल विश्वविद्यालय तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय WEF की मदद से जारी करता है। किसकी मदद से? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से जारी करता है। तो भारत को इस बार कौन सा स्थान मिला? 168वां स्थान मिला।
जबकि 2018 में भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। इस बार भारत का स्कोर 27.6 था 100 में। 100 स्कोर होता है, 32 इसके मानक हैं जिनकी पूर्ति के आधार पर स्कोर दिया जाता है। 0 से 100 के बीच में नंबर मिलते हैं, जिसमें भारत को इस बार 27.6 स्कोर प्राप्त हुआ है। कितना स्कोर मिला है? 27.6। कितने मानक बिंदु हैं? तो 32। स्कोर कहाँ से मिलता है? तो 0 से 100 के बीच, और इस बार कितना है? तो 27.6। भारतीय जलवायु परिवर्तन के मामले में बात करें तो भारत की रैंक 106 है। भारत जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 106 है। 120वीं रैंक चीन को प्रदान की गई है। किसे मिली है? चीन को। और 42वीं रैंक डेनमार्क को मिली है। किसे मिली है? 42वीं रैंक अमेरिका को मिली है। और 120वीं रैंक चाइना को मिली है, जबकि डेनमार्क पहले स्थान पर था और अंतिम स्थान पर लाइबेरिया था। कौन था? तो लाइबेरिया था। ये देख लीजिए, शामिल सदस्य कितने थे? 180। प्रथम स्थान पर डेनमार्क और अंतिम स्थान पर लाइबेरिया था। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं? भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो ये जो देश हैं, जो भारत, बांग्लादेश, पड़ोसी 8 देश हैं, ये दक्षिण एशियाई देश हैं और इनमें से केवल अफगानिस्तान ही भारत से नीचे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में दक्षिण एशियाई देशों में सबसे निम्न स्तर पर कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर पर अफगानिस्तान है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 7 जून, 5 जून और 1 जून। तो इसका आंसर 8 जून है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 में चर्चा के दौरान हुई और पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 जून 2009 को ये मनाया गया था। इसकी थीम, इस बार इसकी थीम इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन है। इसकी थीम क्या है? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन इसकी थीम रखी गई है। अच्छा, 7 जून की बात करें कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 3 जून भी इंपॉर्टेंट है, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, यूएनओ की बात करें, तो इसकी शुरुआत यूएनओ द्वारा 2009 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके महासचिव वर्तमान समय में एंटोनियो गुतेरस हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप, कई बार पूछा जा चुका है कि किस द्वीप में? तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न लेते हैं, ऑनलाइन नैमिषा कार्यक्रम की घोषणा 2020 में किसने की? नैमिषा कार्यक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन शुरू किया गया है कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए। तो इसे NGMA ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? NGMA ने इसे शुरू किया है। इसका पूरा नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय इसका पूरा नाम है। NDMA की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एजेंसी है। NSDC की बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिलिंग इसका पूरा नाम है। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। तो इसे किसने शुरू किया है? तो इसे NGMA ने शुरू किया है। इसमें क्या है? इस कार्यक्रम को 8 जुलाई से 3 जुलाई तक शुरू करने का आयोजन हुआ है, जिसके तहत चित्रकला कार्यशाला, मूर्ति कला कार्यशाला, प्रिंट मेकिंग, इंद्रजाल द मैजिक ऑफ आर्ट की शुरुआत करना है। अब इसकी बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत या स्थापना 29 मार्च 1954 को हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राधाकृष्णन के
नेतृत्व में इसका कार्य किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसके नोट्स बनाते जाइए। अगला प्रश्न लेते हैं। G20 देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने डॉलर फंड जुटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? इंपॉर्टेंट है। G20 देश 21 बिलियन डॉलर इसका सही आंसर है। 21 बिलियन डॉलर। G20 सदस्य देशों ने हाल ही में 21 बिलियन फंड जुटाने की बात कही है। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई? तो इसकी स्थापना 1997 में हुई। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह विश्व की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा का प्रतिनिधित्व करता है। कितने हिस्से का? 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारत सहित 19 देश, यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह 19 देश हैं या 20 देश प्लस यूरोपीय संघ कह सकते हैं। भारत को मिलाकर 19 देश इसमें, भारत सहित 19 देश इसमें शामिल हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है। G20 सऊदी अरब में इसकी बैठक होनी थी, वर्चुअल हुई है, ये भी याद रखिएगा। आदिवासी छात्रों के लिए मेगा शैक्षणिक परिषद स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? ए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका निर्णय उड़ीसा सरकार ने लिया है। किसने लिया है? उड़ीसा ने लिया है। इसके तहत छात्रों को शैक्षणिक तथा खेल कौशल प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जिसके तहत 3000 छात्रों की शिक्षा व्यवस्था होगी। कितने छात्रों की शिक्षा व्यवस्था? 3000 छात्रों की शिक्षा व्यवस्था होगी। एक पॉइंट आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मैं। भारत में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। कितने हैं? तो 75 कमजोर जनजाति समूह हैं भारत में, जिनमें से 13 उड़ीसा में, जिनमें से 13 उड़ीसा में निवास करते हैं। प्रमुख रूप से केओंझर जिला में आदिवासी जनजाति पाई जाती हैं। केओंझर जिला उड़ीसा का लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब एक पॉइंट और है। भारत में कुल आबादी का 8.6%, कितनी आबादी का? कुल आबादी जो भारत की है उसका प्रतिशत में बात करें 100% में, तो 8.6% जनजाति समूह है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी वर्तमान समय में इसके मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ की राजधानी व सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल, राजधानी और सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ का पुरी का जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। हाल ही में कोणार्क के सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित कर दिया गया है। यहाँ पर विधानसभा की 147 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 20 व राज्यसभा की 10 सीटें हैं। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी आप याद रखिएगा। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा व बड़ा बांध है, जबकि भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये भी याद रखिएगा कि मिट्टी का सबसे बड़ा विश्व का बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है। ये महानदी पर स्थित है। उड़ीसा की प्रमुख नदियों में महानदी और ब्राह्मणी प्रमुख नदियां हैं। उड़ीसा के उत्तर में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ब्रिटेन के जीव वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को शुरू करने का निर्णय ब्रिटिश ने लिया था। ए जावेद अख्तर, बी वाजिद खान, कृतिका पांडे और किरण मजूमदार। तो हाल ही में ये जावेद अख्तर को दिया गया है, जिसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से उनकी पत्नी शबाना आजमी ने दी थी। तो जावेद अख्तर को यह सम्मान दिया गया है। वाजिद खान की बात करें तो हाल ही में इनका निधन हो गया था कोविड-19 से। ये बॉलीवुड से संबंधित थे। साजिद वाजिद की जोड़ी प्रसिद्ध है। कृतिका पांडे भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हाल ही में इनकी पुस्तक के लिए कॉमनवेल्थ से सम्मान मिला है। किरण मजूमदार, इन्हें इंटरप्रेन्योर वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है।
ये पहली महिला है जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो ये आप चारों पॉइंट्स याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तुरंत लाइक करें, अभी करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है रिचर्ड डॉकिंस। हाँ, जावेद अख्तर जी को आप देख लीजिए, याद आ जाएगा। सभी लोग जानते हैं इन्हें, बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्ती हैं ये जावेद अख्तर जी हैं, जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। हाँ, एक पॉइंट और है कि यह सम्मान पाने वाले यह प्रथम भारतीय हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि यह सम्मान पाने वाले यह एकमात्र भारतीय हैं। जावेद अख्तर जी को 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 1999 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और इनकी एक रचना है लावा, इसे साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट, 1999 पद्मश्री, 2007 पद्म भूषण, लावा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार जावेद अख्तर जी हैं ये। अगला प्रश्न है मिशन 100 डेज किसने शुरू किया? मिशन 100 डेज किसने शुरू किया है? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नामक एक कंपनी ने शुरू किया है, जिसके तहत 62 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करना है। कितना? 62 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करना है। WCL वेस्टर्न, इसे WCL के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। यह कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है और इसे 2007 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसे 2007 में किसका दर्जा मिला था? तो मिनी रत्न का दर्जा इसे मिला था। एक और नया पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, आप इसे याद रखिएगा, मैं लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। हाल ही में इसी ने WCL ने WCLI तथा संवाद नामक ऐप जारी किया है। कोयला की जो आपकी खदान है उन पर निगरानी रखने के लिए इसने 2 ऐप जारी किए हैं। कौन कौन से? WCLI और संवाद ऐप इसने जारी किए हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में 3 नई कोयला खदानों का भी इसने ठेका लिया है, काम करना शुरू किया है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चर्चित तामार घाटी किस महाद्वीप में है? ये चर्चा में रही है अभी, तो इम्पोर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घाटी स्थित है और इसे हाल ही में लीडावर तकनीकी से कई पुरातत्व स्थल खोजे गए हैं। लीडावर का पूरा नाम है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम है, जिसे यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब आप कमेंट बॉक्स पर ये बताइए कि यूके किन 4 देशों का समूह है? लिखिए जरूर, लिखना नहीं शुरू करेंगे तो अच्छा नहीं है, लिखिए जरूर। कुछ भी क्वेश्चन दिया जाए आप इसे कमेंट बॉक्स पर लिखें। यूके में कौन से 4 राष्ट्र शामिल हैं? आप इसे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। यूनाइटेड किंगडम के पुरातत्व दल द्वारा शोध कार्य के लिए इस घाटी को चुना गया था। यह घाटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जहां से लौह युग तथा रोमन युग से संबंधित कई स्थल प्राप्त हुए हैं। ये आपकी लीडार घाटी है, तो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से स्थल मिले हैं? तो लौह युग तथा रोमन युग की सभ्यता यहाँ से प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये घाटी आपकी स्थित है। भारत में अगर बात करें लीडार तकनीकी की, तो यहाँ पर कृषि व भू विज्ञान के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है हाल ही में। किसका? चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। उनकी अंतिम मूवी कौन सी थी? तो कन्नड़ अभिनेता हैं, इनकी अंतिम मूवी का नाम शिवा अर्जुन था और वायुपुत्र इनकी पहली मूवी थी, तो ये याद रखिएगा। हिंदी मीडियम प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की थी और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था, तो याद रखिएगा। ये कन्नड़ साहित्य इतिहासकार अभिनेता थे। इनकी अंतिम मूवी शिवा अर्जुन और पहली मूवी
वायुपुत्र थी। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, भारत का राजदूत स्विट्जरलैंड में किसे नियुक्त किया गया है? ए मोनिका कपिल मेहता, बी गायत्री कुमार, सी रवीश कुमार, डी सीबी जॉर्ज। तो मोनिका कपिल मेहता को भारत में मोनिका कपिल मेहता को नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। ये भारत के हैं, इन्हें राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। स्विट्जरलैंड की बात करें तो गायत्री कुमार की पहले बात करें तो इन्हें ब्रिटेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कहां पर? तो ब्रिटेन में। रवीश कुमार को फिनलैंड में और सीबी जॉर्ज स्विट्जरलैंड के राजदूत थे, जिन्हें अब कुवैत का राजदूत बनाया गया है। उन्हीं का स्थान मोनिका कपिल मेहता लेंगी। उन्हीं का स्थान कौन लेगा? तो मोनिका कपिल मेहता उन्हीं का स्थान लेंगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां की राजधानी बर्न है, जबकि सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। मुद्रा फ्रैंक। राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बदल जाते हैं? तो कहां के? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बदल जाते हैं। स्विट्जरलैंड आत्महत्या को कानूनी मान्यता देने वाला देश है। चॉकलेट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली, WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली स्विट्जरलैंड के ही थे। तो इतने पॉइंट आप स्विट्जरलैंड से याद रखेंगे। मोनिका कपिल मेहता को यहाँ पर राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। ये रही आपकी मोनिका कपिल मेहता, स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत नियुक्त हुई हैं। और कुवैत में जो राजदूत सीबी जॉर्ज बनाए गए, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा किसने की? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। तो इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा असम राज्य ने की है। कॉलेज में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र तक आपको 1 वर्ष के लिए प्रवेश मुफ्त दिया जाएगा। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। हाल ही में इसकी घोषणा वहां के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। किसने की है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है। ये वहां के असम के शिक्षा मंत्री हैं। यह योजना 2020 से 21 के लिए है, जिसे हायर सेकेंडरी से लेकर मेडिकल इंजीनियर तक प्रवेश मुफ्त दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट था। हाल ही में अभी बात करें करंट में, तो असम में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। कौन सा अभ्यारण्य? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा। इसे पूर्वी भारत का अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत का अमेजन फॉरेस्ट कहा जाता है। यह भारत का में स्थित असम का एकमात्र रिजर्व रेन फॉरेस्ट है। ये जैव विविधता का भंडार है और दुनिया भर में बिल्लियों की सबसे ज्यादा प्रजाति देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम में ही पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है, जो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चाय बाजार लगता है। क्या लगता है? तो विश्व का सबसे बड़ा चाय बाजार यहाँ पर लगता है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मुख्यमंत्री राज्यपाल जगदीश चंद्र मुखी हैं। कौन है राज्यपाल? जगदीश चंद्र मुखी हैं। विधानसभा की यहाँ पर 126 सीटें हैं और गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर स्थित है। तो आप इतने पॉइंट असम से याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वस्थ एवं ऊर्जा कुशल इमारत पहल किसने शुरू की? स्वस्थ एवं ऊर्जा कुशल इमारत पहल किसने शुरू की है? EESL, USAID, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसे दोनों ने मिलकर शुरू किया है। EESL, USAID। EESL का पूरा नाम है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी है। USAID की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएस एजेंसी
फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसका नाम है। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों को स्वस्थ एवं हरियाली देना है। इसका उद्देश्य जरूर याद रखिएगा, स्वस्थ एवं ऊर्जा कुशल इमारत पहल का उद्देश्य क्या है, तो नोट कर लीजिए, कार्यस्थलों को स्वस्थ एवं हरियाली देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हमजा कोया का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी सिक्किम। तो इनका संबंध केरल राज्य से है। किस राज्य से है? तो इनका संबंध केरल राज्य से था। कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हो गई। कोविड-19 संक्रमण से ये ग्रस्त थे, उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खिलाड़ी थे, उसमें खेले थे। इनको देख लीजिए, ये आपके प्रसिद्ध खिलाड़ी हमजा कोया थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 संक्रमण से। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में उसके प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। वीडियो आज की आपको देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नोट्स बनाएं और एक बार कम से कम इसका रिवीजन जरूर करें। जो प्रश्न आपसे पूछा जाए कम से कम उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का प्रयास करें। आज का प्रश्न था, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल कौन कौन से 4 देश हैं? आप इसे जरूर कमेंट करें।